हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। और ये एक छोटा सा चैप्टर है, शॉर्ट एंड स्वीट और काफी इजी चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है दैट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। किसी भी सरफेस से नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, अगर 10 पास हो रही है तो फ्लक्स जो है वो 10 होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। और ये तो हो गया डेफिनेशन नंबर 1। दूसरा डेफिनेशन कहता है कि अगर किसी भी एरिया से जिसका एरिया वेक्टर उससे परपेंडिकुलर होगा, ये मान लो एरिया वेक्टर है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही है और एरिया वेक्टर से एंगल बना रही है थीटा, देन फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला है। और यहाँ से हम लोग यूनिट जो है वो लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका जो दूसरा यूनिट है विच इज द ज्यादा फेमस यूनिट इज वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर। डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। वैसे डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना भी इजी है, 1 2 -2 -1, मतलब MLTA। ये याद रख लेना, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, वैसे मैं रटने को ज्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ, पर ये इजीली है, 1 2 2 1 तो याद रह जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू जो है वो जीरो है। थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे तो cos 0 इज 1, तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी दैट इज बी इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। अच्छा, ये और ये चीजें ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल इज 90 डिग्री, तो फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो फ्लक्स जो है वो जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली होती है पास तभी फ्लक्स होता है। और यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, इसलिए फ्लक्स कितना है, जीरो। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को, और वो है कि अगर कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी कॉइल ऐसे है और उसको आप 180 डिग्री घुमा रहे हो, जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और कोई कॉइल ऐसे रखी हुई है जिसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, और फिर बोला है कि हमने कॉइल को 180 डिग्री घुमा दिया, तो अब सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि एरिया वेक्टर नीचे आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कितनी है, ऊपर। तो यहाँ पे हम इनिशियल फ्लक्स की अगर हम बात करें तो दिस इज बी ए, एंगल जीरो है तो cos 0 इज 1, तो इनिशियल फ्लक्स इज बी है। फाइनल फ्लक्स की अगर हम बात करें तो एंगल 180 डिग्री है, तो दिस इज 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस बी ए, बिकॉज cos 180 इज -1। तो फाइनल फ्लक्स इतना हुआ, तो चेंज इन फ्लक्स जो है वो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज -2 BA। और मैग्नीट्यूड में आप लोग BA लिख 2BA लिख सकते हो। तो चेंज इन फ्लक्स कितना होता है जब पहले कॉइल ऐसे है बाद में कॉइल को 180 डिग्री घुमा देते हैं, तो चेंज इन फ्लक्स कितना होता है, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। चेंज इन फ्लक्स इन मैग्नीट्यूड इज 2 टाइम्स BA। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज फेराडेज एक्सपेरिमेंट्स। फेराडे के दो एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है कॉइल एंड अ मैग्नेट। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट है कॉइल एंड अ मैग्नेट। और ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैग्नेट रेस्ट पे है, कॉइल भी रेस्ट पे है, तो कोई मोशन नहीं है दोनों का। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जरा भी डिफ्लेक्ट नहीं होता है। जब हम बाहर मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉइल, तो गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्ट होता है। जब बाहर मैग्नेट अंदर जाने के बाद रेस्ट पे हो जाती है तब भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। जब बाहर मैग्नेट को दूर मूव करते हैं तो डिफ्लेक्शन होता है, इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब उसको फास्ट स्पीड से मूव किया जाता है, स्पीड थोड़ी ज्यादा है, तो रिफ्लेक्शन देखो ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे तो मेरे को ये बाहर आते हैं नजर आ रहा है, थोड़ा ज्यादा हो गया ना, 50 रुपए काटेंगे इसको। और यहाँ पे जो है अगर लिखा है साउथ पोल, मतलब उल्टा कर दोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ पोल जो है वो टुवर्ड्स द कॉइल है, यहाँ पे साउथ पोल टुवर्ड्स द कॉइल है, तो उस केस में डिफ्लेक्शन इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है,
अगर हम दोनों को एक ही डायरेक्शन मूव करते हुए सेम स्पीड तो डिफ्लेक्शन जीरो, अगर दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करते हुए सेम स्पीड तो डिफ्लेक्शन होता है, अगर हम दोनों को सेम डायरेक्शन मूव करते हुए डिफरेंट स्पीड तो भी डिफ्लेक्शन होता है। ये सारे ऑब्जर्वेशन थे जो फेराडे के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में थे, और इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, ठीक है, जो कंक्लूजन था वो क्या था, तो देखो कंक्लूजन में यहाँ पे लिख देता हूं कि whenever there is a relative motion, दोनों के बीच में क्या होना जरूरी था, मैग्नेट और कॉइल के, whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, करंट या ईएमएफ लिख सकते हो पहले, ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस्ड। ये कंक्लूजन है फेराडे के जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसके जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे उसके बेसिस पे ये कंक्लूड किया गया कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। अगर दोनों रेस्ट पे होते हैं तब भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हो सेम स्पीड से तो रिलेटिव मोशन नहीं होता है, तो उस केस में जो है गैलोनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर इसकी स्पीड v1 है इसकी स्पीड v2 है, मतलब इसकी स्पीड मतलब कॉइल की, और ये है बार मैग्नेट, दोनों की स्पीड डिफरेंट है तो रिलेटिव मोशन होगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा गैलोनोमीटर। तो जब जब रिलेटिव मोशन होता है तब तब गैलोनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है, करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये तो था फेराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फेराडे के सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरफ। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, जो ऑब्जर्वेशन है वो बताता हूँ। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कहता है व्हेन द की इज क्लोज्ड, की को जब हम लोग क्लोज करते हैं तो गैलोनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो ये मैंने जो बोला वो, ठीक है। सेकेंड जब की को ओपन करते हैं, ठीक है, जब की को हम लोग ओपन करेंगे तब भी गैलोनोमीटर जो है डिफ्लेक्ट होता है, पर इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों ही केस में जो है गैलोनोमीटर मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शो करता है। और तीसरा जो है, अगर हम लोग एक रॉड इंसर्ट करते हैं, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं दोनों में, ठीक है, तो उस केस में डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ जाता है। डिफ्लेक्शन होता मोमेंटरीली है, कब होता है, जब स्विच को हम लोग क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं, दोनों केस में डिफ्लेक्शन होता है पर वो मोमेंटरीली होता है। ठीक है, तो ये तो था ऑब्जर्वेशन। अब इससे कंक्लूड किया गया, तो कंक्लूजन था कि whenever there is a change in current in primary coil, EMF is induced in secondary coil। और प्राइमरी कॉइल में अगर मान लो ये मैं स्विच को क्लोज कर रहा हूं तो करंट जो है वो बढ़ रहा है, तो करंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिंक करती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो है हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। वो सब कहते हो कैसे होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर ये जो है वो कंक्लूजन है फेराडे के सेकेंड एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन था उनके बेसिस पे। स्विच क्लोज करता है तो करंट बढ़ता है, स्विच ओपन करता है तो करंट घटता है, दोनों केस में करंट चेंज हो रहा है। तो whenever there is a change in current in primary coil, EMF is induced in secondary coil, या फिर वो डिफ्लेक्शन शो करता है, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इज फेराडेज लॉज। अब मैं फेराडे के जो दो एक्सपेरिमेंट है उनके बेसिस पे जो लॉ है वो लिख देता हूँ। फेराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है, फेराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि फेराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि ईएमएफ कब इंड्यूस होगा। सेकंड लॉ कहता है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, और लेंजिस लॉ जो है वो कहता है कि डायरेक्शन क्या होगा ईएमएफ का। तो फेराडे का फर्स्ट लॉ बताता है कि ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होगा। तो व्हेनेवर देयर इज a change in flux, whenever there is a change in flux linked with a coil, EMF is induced। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी कॉइल से तो EMF इंड्यूस्ड होगा, एंड दिस EMF will last till the flux changes। और ये EMF तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। एक बार फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, मतलब फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया तो EMF इंड्यूस विल बी जीरो। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ क्या कहता है,
मैग्नीट्यूड बताता है। सेकंड लॉ बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड is directly proportional to the rate of change of flux. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जब भी रेट आता है तो नीचे आएगा टाइम, मतलब ईएमएफ इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है d∅dt पे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा n d∅dt। क्लियर है? फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो है उसके स्टेटमेंट्स ये हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैग्नेटिक फील्ड होती है चेंज, ठीक है, चेंज मैं बता देता हूँ, ऊपर बढ़ रही है या घट रही है, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है तो उसकी वजह से फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। फ्लक्स अगर चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ईएमएफ को बढ़ रहा है घट रहा है नहीं लिख सकता, तो मैं लिख देता हूँ फ्लक्स अगर बढ़ रहा है घट रहा है तो ईएमएफ होगा, ठीक है, इंड्यूस्ड, और ईएमएफ होगा तो करंट होगा। क्लियर है? अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये है हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन, कि जब हम कॉइल के पास में बाहर मैग्नेट को लेके जाते हैं, सपोज ये नॉर्थ है साउथ है, तो बाहर मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल को टच हो रही है और वो बढ़ रही है, जैसे जैसे वो नजदीक जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ता है, यहाँ पे फ्लक्स बढ़ता है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ क्यों होता है? बिकॉज E इज इक्वल टू n d∅dt। तो अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ होता है, और वोल्टेज होगा तो करंट होगा। ठीक है, तो करंट होता है तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये जो भी मैंने लिखा है वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन है। आप अगर बार मैग्नेट को दूर लेके जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड घटती है, ये घटती है तो ये फ्लक्स घटता है, फ्लक्स घटता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट होता है। अगर आप दोनों को सेम स्पीड से मूव करते हो तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड टच हो रही है इस कॉइल को वो कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तो ये क्या होता है? जीरो। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? जीरो। तो ये जीरो हो जाता है तो करंट जीरो हो जाता है, इसलिए वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो ये तो हो गया फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में सिर्फ आप जो देखो, अभी जो मैंने आपको लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा, और ईएमएफ होगा तो करंट होगा। ठीक है, इसके आगे बस आपको यहाँ पे लिख देना है करंट अगर बढ़ रहा है या घट रहा है। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स, फ्लक्स की वजह से ईएमएफ होगा, ईएमएफ की वजह से वापस करंट होगा। तो जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कॉइल है ना, कॉइल में जैसे हम लोग स्विच, ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, स्विच क्लोज करोगे करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। ठीक है, स्विच जैसे हम लोग जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये स्विच को वापस अपन ओपन कर दिया तो जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा था वो करंट डिक्रीज होगा। जैसे करंट 0 से बढ़ता है ना, 0 से 1 2 3 4 10, मान लो मैक्सिमम करंट 10 जा सकता है। तो इस केस में जब हम लोग स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो करंट बढ़ता है, स्विच को ओपन कर रहे हैं तो करंट घटता है। दोनों ही केस में जो है करंट इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में। ये प्राइमरी कॉइल की बातें हो रही है। यहाँ पे अगर मैं सेकेंडरी कॉइल बना दूं तो सेकेंडरी कॉइल में जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर अगर हम रॉड इंसर्ट कर देते हैं तो रॉड एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा अंदर से पास होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, ये बढ़ जाता है तो वापस करंट बढ़ जाता है, इसलिए डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो है फैराडे के दोनों एक्सपेरिमेंट्स समझ में आ गया, और दोनों लॉज जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिए थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अब हम लोग बात करते हैं लेंजेस लॉ। तो लेंजेस लॉ जैसा कि मैंने बताया कि डायरेक्शन बताता है ईएमएफ का, तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ is such that it will oppose the cause which is producing it. ईएमएफ को जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी ईएमएफ को पैदा कर रहा है, ईएमएफ उसी को अपोज करेगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आती है। ठीक है, लेंजेस लॉ की वजह से यहाँ पे जो है माइनस साइन हम लोग लगाते हैं, और लेंजेस लॉ का ये स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ इज सच दैट इट विल अपोज द कॉज व्हिच इज प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है,
प्रोड्यूसिंग, ठीक है, या विच प्रोड्यूस्ड इट, ठीक है, जो भी हो। तो ये लेंजेस लॉ का स्टेटमेंट है। अब लेंजेस लॉ को जो है हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो बार मैग्नेट है ये मोशन नहीं कर रहा, मतलब रेस्ट पे है, ठीक है। तो रेस्ट पे है तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है जरा भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। अब जब बार मैग्नेट को हम लोग मूव करते हैं तो अच्छे से समझना, ये रिपल्शन कैसे होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये है नॉर्थ साउथ और बार मैग्नेट को हम ऐसे मूव कर रहे हैं और यहाँ पे है कॉइल, ठीक है, और ये है गैल्वेनोमीटर। जब हम बार मैग्नेट को इधर साइड मूव करते हैं तो हमें ये पता है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पर टच कर रही है। तो दो मेथड से हम लोग लेंजेस लॉ में चीजें समझ सकते हैं कि एक तो डायरेक्शन ऑफ द करंट जो इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे वो ऐसा होगा कि ये फेज होगा नॉर्थ पोल और ये फेज होगा साउथ पोल, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। इसको करंट को पैदा कौन कर रहा है या ईएमएफ को पैदा कौन कर रहा है? मोशन ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का मोशन जो है वो इस यहाँ पे करंट पैदा कर रहा है। तो लेंजेस लॉ क्या कहता है कि जो उसको पैदा कर रहा है उसी को अपोज करेगा, तो वो मोशन ऑफ मैग्नेट को अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा? तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा तो वो अपोज करेगा। तो ये नॉर्थ साउथ के हिसाब से तुम करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। दूसरा, अगर मान लो कि ये नॉर्थ साउथ ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस कॉइल को टच कर रही है वो बढ़ रही है इसके यहां जाने से, ठीक है, सुनना अच्छे से। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, यहां पे जो करंट होगा उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी कि इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, मतलब वो खुद की जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में भेजेगी। गेटिंग माय पॉइंट? बाहर मैग्नेट जब इधर मूव कर रहा है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस कॉइल को टच कर रही है, वो बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ अपोज करेगा जो उसको पैदा कर रहा है। यहाँ पे पैदा कौन कर रहा है? ये इसमें करंट को बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भेजेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट का डायरेक्शन में पता चल जाता है कि करंट कैसे जा रहा है, तो भाई एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो तुम अगर यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें इसमें कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और नॉर्थ पोल भी यही कहता है कि अगर तुम यहाँ से देख रहे हो और सामने नॉर्थ पोल है, मतलब करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है लेंजेस लॉ के बेसिस पे हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये नजदीक जाता है तो ये नॉर्थ पोल है, तो अपोज करने के लिए रिपल्शन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट। अब रिपल्शन कब होगा? नॉर्थ और नॉर्थ में, जब यहाँ पे नॉर्थ होगा तब। ये थोड़ा गलत है। और जब ये दूर जाता है तो ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? साउथ पोल होगा, ठीक है, तभी अट्रैक्शन होगा। तो दोनों चीजों को अपोज कर रहा है कि अब यहाँ पे ये दूर जा रहा है तो उसमें मोशन को अपोज करेगा, भाई दूर जाने नहीं देगा, दूर जाने नहीं देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साउथ पोल, ऐसा, ठीक है। फिर जैसे मैं आप लोगों को एक आध एग्जांपल और बताता हूँ कि जैसे ये करंट है और ये करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉइल है और तुमसे पूछा हुआ है कि कॉइल के अंदर जो डायरेक्शन है, जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो करंट है उसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो इस साइड जो अंगूठा है मेरा अंदर जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे कि भाई अंगूठा ऊपर है तो यहाँ पे फिंगर्स का जा रही है अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर जा रही है, ठीक है। अब क्योंकि ये करंट बढ़ रहा है तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड वो भी बढ़ रही है। पर लेंस लॉ क्या कहता है कि लेंस लॉ बोलता है कि करंट जो इंड्यूस होता है वो अपोज करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो उसको अपोज करने के लिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा। तो करंट, अब डायरेक्शन इससे देखना है, जो लेंसेज लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर है तो करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? आई होप चीजें समझ में आई है बच्चों। और अगर यहाँ पे करंट कांस्टेंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी जीरो, तो करंट इंड्यूस्ड विल बी जीरो, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि करंट जो है इस बार ऊपर जा रहा है और इस बार करंट जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इस बार आप लोगों को इसमें करंट का डायरेक्शन पता करना है, ठीक है। चलो, जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन पता करना। फिर
यहाँ पे कुछ लेंसेज लॉ के और एग्जांपल्स हैं, ध्यान से सुनना। ये जो स्लाइडर जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्लाइडर रेस्ट पे जरा भी मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, तो जो फ्लक्स है वो क्या है, कांस्टेंट। और फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो है, तो करंट भी जीरो है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि ये स्लाइडर जो इस साइड मूव कर रहा है, स्लाइडर मूव कर रहा है मतलब जो पहले स्लाइडर यहाँ था तो इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी, अब स्लाइडर इधर आ गया तो जो एरिया है वो बढ़ गया है मैग्नेटिक फील्ड का। एरिया बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स इज बी इनटू ए। तो यहाँ पे क्या होता है, अच्छे सुनना बच्चों, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है वो बढ़ रही है, समझ आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, वो बढ़ रही है, तो फिर से चीजें सेम ही है कि अगर इस पोर्शन में ये जो क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, तो लेंस लॉ क्या कहता है, इसको अपोज करेगा, तो वो खुद की जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस में भेजेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट कैसा घूमेगा, ऐसे। तो करंट का डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे डॉट से आएगा ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा गलत है बच्चों, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लाइडर अंदर जा रहा है, स्लाइडर अंदर जा रहा है मतलब ये क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, तो क्या होगा, ये उसको घटने भी नहीं देगा। लेंस लॉ क्या कहता है कि जो करंट को पैदा करता है उसको अपोज करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड घट रही है तो उसको घटने भी नहीं देगा, तो और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो करंट कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे करंट आना चाहिए क्लॉकवाइज, ये इधर क्लॉकवाइज लिखा है वैसा ही है, पर इधर ये लोग ना गलती कर दी है। ठीक है, तो ये लेंजेस लॉ के बेसिस पे। नेक्स्ट इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ नाम से पता चल रहा है कि द ईएमएफ which is induced in a conductor due to its motion in a magnetic field is called motional EMF। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है मोशनल ईएमएफ। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ किसकी वजह से, तो मोशन की वजह से। ठीक है, तो कंडक्टर जो है यहाँ पे दो मेथड है, पहला मेथड यहाँ पे ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, जिसमें एक रॉड है जो कि मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो रॉड मूव कर रहा है इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो जो रॉड अगर इधर साइड मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन वो भी इस साइड मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा है, तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स का लगा ऊपर लगना चाहिए, पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स का लगता है नीचे, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है नीचे, तो इलेक्ट्रॉन आ गया नीचे की तरफ और बचे ऊपर क्या, मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नीचे की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नीचे एक्सपीरियंस कर रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा है। और इक्विलिब्रियम में ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेट फोर्स शुड बी जीरो। तो नेट फोर्स जीरो है तो ये हो जाएगा Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी शुड बी जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। ठीक है, अब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, या आप जो है कैपेसिटर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है, वहां से हम लोग लिखते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, दिस dv इज नथिंग बट द ईएमएफ इंड्यूस्ड, दिस इज माइनस ई और डी आर की जगह यहाँ पे dl आ जाता है। ठीक है, बस ये e की वैल्यू रख दो, e माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ v क्रॉस b डॉट dl। और यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा VB। ठीक है, और देखो V क्रॉस भी करोगे तो अंगूठा का है ऊपर, और लेंथ जो है वो भी ऊपर की तरफ है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमें जैसे A डॉट B क्या होता है, देखो ये इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो, तो ये हो जाएगा
इंटीग्रेशन ऑफ वीबी इंटू डीएल इंटू कॉस 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाता है एल, तो ये हो जाता है डीएलवी। क्लियर है? तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है बीएलवी। ये आप लोगों का पहला मेथड है मोशनल ईएमएफ फाइंड करने का। बच्चों याद रखना कि कोई भी रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसका वैल्यू है बीएलवी। मैं आप लोगों को जो है डायरेक्शन बताता हूँ। डायरेक्शन फाइंड करना एकदम इजी है कि चार्जेस से भी पता चल रहा है प्लस माइनस, या फिर आप वी क्रॉस बी करो। वी क्रॉस बी करोगे तो दो चीजें पता चलती है, या तो आप पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन मिलता है या आप करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हो। पर क्योंकि ये रॉड है, ये ओपन सर्किट है, तो करंट फ्लो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये जो रॉड है इसमें आपको क्या करना है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी करो। अंगूठा विल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल, तो अंगूठा ऊपर है तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, और इसका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसका मैग्नीट्यूड है BLV। अगर यहाँ पे सर्किट क्लोज होती तो करंट भी अंगूठे के डायरेक्शन में ही फ्लो होता। ओके, पर क्योंकि यहाँ पे खाली रॉड है, सिंगल रॉड, तो करंट इंड्यूस 0 होगा, खाली वोल्टेज इंड्यूस होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये जो BLV तीन चीजें हैं, BL और V, इनमें से कोई भी दो अगर पैरेलल है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी 0। कोई भी दो अगर पैरेलल है, मतलब अगर ये रॉड इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, मतलब वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में और लेंथ भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है रॉड में? 0। ओके, और यही रीजन है बच्चों कि अगर जब हम एक कॉइल को मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में विद सम वेलोसिटी v, और सब जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये कॉइल की लेंथ l है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस बताते हैं, यहाँ पे कुछ ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता, और ये पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होता है, इसलिए उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। ठीक है, अगर ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता, और उस केस में नेट ईएमएफ जो है वो 0 हो जाता, क्योंकि ये पूरी की पूरी कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो इस मेथड से भी नेट ईएमएफ 0 दिख रहा है आप लोगों को। और आप ये भी सोच सकते हो कि जब सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है तो इस में जो फ्लक्स होगा, दैट फ्लक्स विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव करेगा हमेशा, तो फ्लक्स तो चेंज हो नहीं रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस 0 होगी अगर फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तो कोई भी मेथड से आप समझो, ये मैंने आप लोगों को चीजें बता दी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज मेथड नंबर 2, और ये जो है बोर्ड्स में ज्यादातर यूज हो जाएगा। और वो वन मेथड मैंने इसलिए बताया था, वो भी आप बोर्ड्स में लिख सकते हो, पर वो मैंने इसलिए बताया था ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लूप में ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, अगर एक रॉड सिंगल रॉड मूव कर रहा है तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो एक स्लाइडर है, सॉरी एक स्लाइडर है और एक सी शेप का फ्रेम है, स्लाइडर जो है उसके ऊपर मूव कर रहा है। अभी जो है स्लाइडर यहाँ पर है एट अ डिस्टेंस x, स्लाइडर की लेंथ कितनी है? l। तो इतने पोर्शन में अभी फ्लक्स है, और वो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? b इंटू ए, दैट इज b इंटू l इंटू x। दिस इज द फ्लक्स विच इज लिंक विद द लूप। ठीक है, अब ये भाई साहब मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt, या जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा विच इज d∅dt, वो कितना होगा? तो b और l कांस्टेंट ही हो जाएगा dx/dt, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नथिंग बट वेलोसिटी, तो ये हो गया BLV। तो यहाँ पे इजीली आप लोगों को जो है आंसर BLV आ जाता है। फिर से डायरेक्शन फाइंड करने का मेथड वही है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो राइट हैंड की, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमा दो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फिंगर्स तुम्हारे अंदर की तरफ घूमनी चाहिए। तो अब क्योंकि यहाँ पे क्लोज लूप है, तो आप करंट का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ बता सकते हो, या फिर पॉजिटिव टर्मिनल का प्लस माइनस भी ऐसे बता सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग रॉड, और ये कोई टॉपिक डायरेक्ट इनसाइड में गिवन नहीं, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर की तरफ जा रही है, और ये रॉड जो है वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि x डिस्टेंस में एक स्मॉल लेंथ कंसीडर करिए वायर की, इतनी सी लेंथ नहीं है, दिस लेंथ इज dx, और ये dx लेंथ जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v। तो देखो मैं थोड़ी क्लैरिटी के लिए यहाँ बता देता हूँ कि ये जो रॉड है उसमें x डिस्टेंस में ये dx लेंथ ली है, और dx लेंथ ऊपर की तरफ मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v। ये पॉइंट पे हिंज है और ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है।
ठीक है, और सब जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ओके, तो जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ये कितना हो गया x ओमेगा, पर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। ठीक है, x रेडियस में घूम रहा है ना, ये जो हमने dx लेंथ कंसीडर करी है, ये dx लेंथ रेडियस कितना है x, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, रोटेशन मोशन में पड़ा होगा, तो ये हो गया x ओमेगा। अब हमें पता है कि रॉड की लेंथ इतनी सी है, मान लो अभी, ठीक है, लेंथ पता है, वेलोसिटी पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस, दैट इज बी एल और v, तो ये हो जाएगा, और लेंथ कितनी है dx, तो ये हो जाएगा b लेंथ dx को पीछे लिख दिया और v की वैल्यू x ओमेगा यहाँ पे लिख दी, तो ये स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस्ड है इतने पोर्शन में, तो पूरे रॉड में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तो रॉड की लेंथ जो है वो l है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इंटीग्रेशन 0 से l b ओमेगा x dx। b ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स रखोगे 0 से l, आंसर आ जाएगा तुम्हारा हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होता है हाफ b ओमेगा l स्क्वायर इस रॉड के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो रॉड है जो कि ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मतलब इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे हमने ऊपर की तरफ ली, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो यहां से देखो वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मतलब अंगूठा इस साइड है, मतलब ये टर्मिनल तुम्हारा हायर पोटेंशियल पे होगा, तो यहाँ पे आप एक बैटरी बना सकते हो और प्लस माइनस लिख सकते हो, और इसका जो वोल्टेज होगा दैट इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, जो कि अभी हमने डिराइव किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर पी क्यू रॉड है तो कौन सा पॉइंट पी या क्यू हायर पोटेंशियल पे है, तो पॉजिटिव वाला जो है हायर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग रॉड। अब ये खाली रॉड है, इसमें खाली ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं है, मतलब करंट इंड्यूस्ड विल बी जीरो। अगर सर्किट कोई कंप्लीट कर देता है, मान लो कहीं से रेजिस्टेंस वगैरह लगा के, तो करंट भी होगा। तो हमने जो है आधा पोर्शन कंप्लीट कर दिया, दैट इज मोशनल ईएमएफ वाला पोर्शन स्टार्टिंग का, और अब हम लोग इंडक्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ इंडक्टर के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये कॉइल है, ये टॉरॉइड है और ये सोलेनॉइड है, इन सब में जो है इंडक्टेंस होता है, ये इंडक्टर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, अगर बच्चों हम लोग की को क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो होता है, अगर ये करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जब कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने की वजह से उसी कॉइल में जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए, तो उस ईएमएफ को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस फिनोमिनन को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, और ईएमएफ बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ध्यान से सुनना, यहां पे देखो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। करंट की वैल्यू मैंने जैसे बताई 0 से लेकर 10 तक बढ़ रही, तो 1 2 3 ऐसा, तो करंट अगर 1 है तो फ्लक्स उसके हिसाब से होगा, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स होगा। तो करंट बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, फ्लक्स बढ़ गया, तो हमने क्या लिखा, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और कांस्टेंट जो है वो हमने लगा दिया L। ठीक है, where L is the constant of proportionality which is called self inductance। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ इंडक्टेंस, और इसका दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई है, वहां से हम लोग जो है फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, वहां से एल को लिख देंगे फाई अपॉन आई। ठीक है, तो यहां से हम लोग जो है फर्स्ट वाला डेफिनेशन लिखेंगे, पहले इसका यूनिट भी लिख लेता हूं, इसका होता है वेबर और इसका होता है एम्पियर, या फिर दूसरा यूनिट है हेनरी। ठीक है, तो वेबर पर एम्पियर या फिर हेनरी जो है सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हो गया। डेफिनेशन अगर हम 1 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग अगर करंट को 1 एम्पियर लिखते हैं तो L इज इक्वल टू 5, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। ये तो हो गया डेफिनेशन नंबर 1। अब डेफिनेशन 2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो E इज इक्वल टू
डी फाई बाई डी टी होता है, और फाई की वैल्यू में यहाँ पे रख देता हूँ एल इंटू आई, तो ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। बच्चों ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रहना चाहिए कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ इंडक्टर इज दिस मच। आरएलसी पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो आरएलसी सर्किट में एल में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो इतना होता है, वो पता होना चाहिए। जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होता है वी इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे होता है एल डी आई बाई डी टी, और कैपेसिटेंस में होता है क्यू बाई सी। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज पता होनी चाहिए। यहाँ से दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे, एल हो जाएगा ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो अगर डी आई बाई डी टी को हम लोग 1 करते हैं, दिस इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो इसको 1 कर देंगे तो एल इज इक्वल टू ई हो जाएगा। तो दूसरा डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हो, सुनना अच्छे से, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, दोनों डेफिनेशन आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्टर। देखो अच्छे से ध्यान से सुनना, अगर मान लो कि यहाँ पे तुमने एक बैटरी लगाई है जिसके वजह से करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, और स्विच क्लोज कर रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग करंट लिखा है यहाँ पे, तो ये करंट जो है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये करंट बढ़ रहा है। अच्छे सुनना, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा, वो उसको बढ़ने नहीं देगा अकॉर्डिंग टू लेंथ लॉ। वो बोलेगा कि नहीं, मेरे को जो बढ़ता हुआ करंट है उसको मेरे को अपोज करना है, तो वो करंट को घटाने के लिए खुद का जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा। तो इसलिए ये साइड में आता है पॉजिटिव और ये साइड में आता है नेगेटिव। मतलब बैटरी अगर ऐसे बनेगी तभी तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पता करना है, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस। तो यहाँ पे कॉइल के अंदर जो ईएमएफ आ रहा है वो प्लस और माइनस, ये डायरेक्शन हमें पता करना है। दूसरा, अगर मान लो स्विच को ओपन कर दिया, करंट घट रहा है, पर डायरेक्शन करंट का अभी भी यही है, करंट इस डायरेक्शन में घट रहा है। ठीक है, तो बच्चों अगर करंट इस डायरेक्शन में घट रहा है तो ईएमएफ क्या करेगा, उसको घटने नहीं देगा। घटने नहीं देगा मतलब वो और उस डायरेक्शन में करंट भेजेगा, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा था उस डायरेक्शन में और करंट भेजेगा। तो इस डायरेक्शन में करंट कब जाएगा, जब ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव, मतलब ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से हम लोग ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है। ठीक है, कॉइल के अंदर जो वोल्टेज है उसका पोलैरिटी पता होगा, तभी आप लोग किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी भी एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सेकेंडरी कॉइल में लिंक करती है, और सेकेंडरी कॉइल में अगर वो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है। दैट ईएमएफ इज कॉल्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन बताया है, ये करंट प्राइमरी में बढ़ता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक कर रही है वो बढ़ेगी, और फ्लक्स जो है सेकेंडरी में वो बढ़ेगा। तो फ्लक्स इन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं फ्लक्स इन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी, और कांस्टेंट जो है वो m है। ठीक है, where m is the constant of proportionality, which is called mutual inductance, या दूसरा नाम है coefficient of mutual induction। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं लिख के फिर से दो डेफिनेशन जो है आप लोगों के लिए बता देता हूं। ठीक है, तो फ्लक्स इन सेकेंडरी इज m टाइम्स करंट इन प्राइमरी। ठीक है, ये लिखा था, अच्छा सुनना, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लक्स इन सेकेंडरी इज m टाइम्स करंट इन प्राइमरी, डेफिनेशन के लिए इजी रहेगा। तो m हो जाएगा phi s अपॉन IP। ठीक है, अब देखो अगर IP की वैल्यू है 1 एम्पियर तो m कितना हो जाएगा, phi s। तो पहला डेफिनेशन हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द फ्लक्स इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल when unit current flows to the primary coil। क्लियर है, पहला डेफिनेशन।
अब दूसरे डेफिनेशन के लिए हम लोग फिर से यूज करेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी। तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस पता करना, तो यहाँ पे सेकेंडरी में लिखेंगे फ्लक्स, तो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू करंट इन प्राइमरी। ठीक है, यहां से हमें मिल जाएगा दिस इज एम इंटू डी आई पी बाई डी टी। दिस इंप्लाइज एम इज इक्वल टू ई एस अपॉन डी आई पी बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से हम लोग जो है दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे कि इफ डी आई पी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, एम इज इक्वल टू ई एस। इसको अगर बंद कर देंगे तो एम किसके बराबर है, ई एस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में डेफिनेशन, और इसका यूनिट भी सेम है हेनरी, या फिर आप वेबर पर एम्पियर लिख सकते हो। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज, बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डेरिवेशन बता देता हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, क्योंकि ये सोलेनॉइड ही है। ठीक है, तो मैं इसके सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर देता हूँ। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस को फाइंड करना है तो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के बाद फ्लक्स फाइंड करो, अगर एन टर्न्स है तो एन बी है। फ्लक्स फाइंड करने के बाद फ्लक्स की जगह पर रख दो एल इंटू आई, और आई से आई कैंसिल हो जाएगा और एल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये स्टेप्स है। सोलेनॉइड का अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है तो सबसे पहले सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होती है, तो दैट इज म्यू नॉट एन आई, वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, फ्लक्स फाइंड करो। तो फ्लक्स हो गया एन बी ए, ये हो जाएगा एन इंटू ये बी की वैल्यू रख दो म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई अपॉन एल इंटू ए। थर्ड स्टेप है फ्लक्स की जगह रख दो एल इंटू आई, तो एल इंटू आई हो जाएगा दिस, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए बाई एल। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, एल का फॉर्मूला मिल जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अगर यहाँ पे एक रॉड इंसर्टेड है जिसका म्यू आर है रिलेटिव परमेबिलिटी, तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चार चीजों पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। इसी तरीके से अब हम लोग जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड देखते हैं। दो सोलेनॉइड जैसे सेल्फ इंडक्टेंस के लिए स्टेप्स थे, वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए स्टेप है। यहाँ पे स्टेप्स क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि अगर मान लो दो कॉइल है, किसी एक कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो पता करो। पहली वाली कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, ये मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल में लिंक करेगी तो फ्लक्स सेकंड कॉइल में कितना, तो एन बी ए मैग्नेटिक फील्ड पहले की, बाकी सब सेकंड का। ठीक है, थर्ड स्टेप कहता है फाई टू की जगह रख दो एम इंटू आई वन, और यहाँ पे V1 में I1 आएगा तो I1 कैंसिल हो जाएगा और M की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हम लोग जो है ये बाहर वाली जो कॉइल है इसमें करंट मान लेते हैं कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई होता है, म्यू नॉट एन आई सोलेनॉइड में, करंट I1 है तो I1 ले देंगे। अब क्योंकि सोलेनॉइड 1 के टर्न्स भी N1 है तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 I1 बाई एल, वेयर एल इज द लेंथ। ठीक है, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड पहले सोलेनॉइड में जो है वो। अब यही मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले सोलेनॉइड में लिंक कर रही है। ठीक है, तो फ्लक्स कितना हुआ, तो फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज N2 B1 A2। ठीक है, N2 तो N2 ही है, V1 की वैल्यू रख दो म्यू नॉट N1 I1 बाई एल, और एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज A2। सेकेंडरी कॉइल का एरिया ये रहा इतना सा, क्रॉस सेक्शन एरिया A2, और ये प्राइमरी कॉइल का एरिया। ठीक है, यहाँ पे अभी प्राइमरी कॉइल का एरिया का कोई काम नहीं है। और फाई टू जगह नेक्स्ट स्टेप में क्या रखेंगे, MI1।
तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट N1 N2 इंटू A2 बाई L। अगर सेकेंडरी कॉइल का एरिया ए है तो यहाँ पे ए लिख सकते हो, जो भी एरिया हो सेकेंडरी कॉइल का वो रख दो, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर मीडियम जो है मतलब रॉड इंसर्ट किया हुआ है तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर होगा, when म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट रॉड। क्लियर है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा ये ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि दो कॉइल्स जो है वो कैसे रखी हुई है, ठीक है। अगर ये दो कॉइल्स 90 डिग्री पे रखी होती है, ठीक है, तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाती है 0। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो है सबसे ज्यादा कब होती है, ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से 100% लिंक करते हैं, ठीक है। अगर आप इनको ऐसे भी रखोगे तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा पर कंपैरेटिवली कम होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स, और उसके बाद है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर और एनर्जी डेंसिटी। जैसे कैपेसिटर हमने पढ़ा था कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी, वैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये अगर हमारे पास एक इंडक्टर है तो एट एनी टाइम अगर हमें पता करना है इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है, तो जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है वो पता कर लो कि भाई जीरो से लेके वो करंट की वैल्यू तक लाने में कितना वर्क डन हुआ है। मतलब अगर यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है तो मैं पता करूंगा कि जीरो से लेके आई करंट लाने में कितना वर्क डन हुआ, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, वी नो दैट द ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है, जब भी करंट फ्लो होता है तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब पावर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो ये हो जाएगा एल आई डी आई बाई डी टी, ठीक है। नाउ वर्क डन जो होता है दैट इज पावर इनटू टाइम, तो ये टाइम इधर चला जाएगा तो वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी एल आई डी आई, तो टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आई। तो यहाँ पे जो है एल को बाहर निकाल दो, आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स लगा दो 0 से आई, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये जो वर्क डन है दैट इज स्टोर्ड एज एनर्जी, सो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। ये एनालॉगस है कैपेसिटर का हाफ सी बी स्क्वायर से। अब एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है दैट इज अगेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको याद हो तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला उसमें था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला था। इसका अगर एनालॉगस भी हम करें तो एप्सिलॉन नॉट की जगह आता है 1/म्यू नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। यही आंसर अभी हमको लेके आ रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर और वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ एल, ठीक है। जो सोलेनॉइड है उसकी लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ए, तो वॉल्यूम ये लिख दिया। तो दिस इज हाफ एल का वैल्यू रख दो सोलेनॉइड के लिए, अभी हमने देखा था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, और आई स्क्वायर को यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, नीचे ए इंटू एल है तो ये हो जाएगा ए इंटू एल, ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। अब ध्यान से सुना, टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ स्मॉल एन होता है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन का स्क्वायर आई का स्क्वायर अपॉन 2, ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर और नीचे आ जाएगा एक म्यू नॉट, एंड दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड होता है, उसका स्क्वायर कर दो तो आंसर हमें ये मिल जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ओके। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट इज एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है, पहले बता देता हूँ मैं आप लोगों को एसी जनरेटर क्या काम करता है। ये काम करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, और नाम से अगर तुम पता करो तो ये एसी वोल्टेज जनरेट करता है,
ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो रहा है, तो हम इस कॉइल को रोटेट कर, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है और फिर जो है करंट होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे बच्चों जब ये कॉइल मैग्नेट के बीच में घूमती है तो करंट जो है वो इंड्यूस होता है, और यहाँ पे ये कॉइल जो है स्लिप रिंग से अटैच्ड है और उसके यहाँ पे ब्रशेस हैं ये दो, और ब्रशेस की मदद से जो है फिर करंट जो है वो मूव करता है, ठीक है। अब ये जो करंट है वो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करता रहता है करंट, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ठीक है। मतलब जैसे जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो वैसे वैसे गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करता है। तो सपोज मान लो ये जो कॉइल है वो रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये जो कॉइल टी टाइम में एंगल कवर करती है वो कितना करती है, ओमेगा टी। नाउ फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा, तो फ्लक्स जो लिंक्ड होगा वो हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। नाउ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज एन डी फाई बाई डी टी विद माइनस साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू रख दो बी ए कॉस ओमेगा टी। कॉस का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, बी ए कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा दिस इज एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यह है ईएमएफ इंड्यूस्ड। और ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम कब होता है, जब साइन की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये 1 कर दो तो ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग ई नॉट लिखते हैं, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी हमें इक्वेशन मिलती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, और इस वोल्टेज की वजह से जो करंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट वेयर आई नॉट इज ई नॉट अपॉन आर। इसको जब हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तभी जाके हमें करंट मिलेगा ना, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। वो ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज ई लिखा हुआ है वोल्टेज, और क्योंकि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो ये साइन कर्व है। साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज 0, साइन 270 इज -1, साइन 360 इज 0। तो जब तुम इसको प्लॉट करोगे तो ये इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ देखने को मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है। और ये वैल्यूज आपको डिफरेंट कॉइल के एंगल्स पे, कॉइल जब गोल गोल घूम रही है, ठीक है, तो बड़ा वैसे कि वो किस एंगल पे है उसके हिसाब से फ्लक्स वेरी कर रहा है, फ्लक्स चेंज होगा उसके हिसाब से ईएमएफ होता है, ठीक है। तो अलग अलग ओरिएंटेशंस पे क्या क्या वैल्यू मिल रही है वो आप लोगों को यहाँ पे साथ में बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चों हमें एसी वोल्टेज मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशंस मिलती है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब कोई स्लाइड है नहीं, ठीक है। ये हो गया चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट। और बच्चों अगर चीज़ें समझ में आई है तो इस वीडियो को और शेयर करो बाकी स्टूडेंट्स के साथ, तो उनकी भी हेल्प करो। और कोई डाउट वगैरह अगर आप है तो कमेंट में मेंशन करके आप लोग डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए बच्चों आप जुड़े रहो हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।